हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एज आई हैड प्रॉमिस, मैं फिर से अपनी दी डोमिनेटर सीरीज़ की अगली वीडियो, इस बार पॉलिटी की क्लास 11, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सरकारें कैसे चलती है, एक बेसिक उसका ओवरव्यू आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। इफ़ एट ऑल यू वांट दिस PDF, यू विल हैव टू पे ₹99। अगर आप नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, दिस लेक्चर सीरीज आर फ्री टू ऑल। आप इससे नोट्स बना के ज़रूर सीख सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, अपनी पार्ट 1 में हमने पढ़ा था यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। पार्ट 2 में फिर हमने कवर किया था सिटीजनशिप। पार्ट 3 में हमने कवर किया था फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 में हमने कवर किया था DPSPs। फिर आता है पार्ट 4A में हमने कवर किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़। और अब इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 5 और पार्ट 6। तो 6 नंबर पार्ट तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, इसमें हम लोग जैसे यहाँ पर पार्ट 5 में प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, बहुत सारे सेशन के बारे में। तो इसमें हम लोग सिर्फ बेसिक ओवरव्यू जानने वाले हैं। इसमें हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, वाइस प्रेसिडेंट कैसे इम्पीच होते हैं। वो तो प्रेसिडेंट तो अपने में एक चैप्टर है, वो तो अगली क्लास में पढ़ेंगे। वाइस प्रेसिडेंट उसके बाद एक अगली चैप्टर है, ठीक उसी तरह प्राइम मिनिस्टर उसके बाद एक अगली चैप्टर है। तो इसमें हम लोग सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लेंगे और फिर आगे आने वाले क्लासेस में सबको एज अ चैप्टर हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। तो इसमें हम लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्ट 6 यानी स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग एक बार बस ओवरव्यू उसका देखने वाले हैं, ताकि आपको बेसिक्स टर्म्स सब आपको पता लग जाए। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द एग्जीक्यूटिव ड्रॉज इट्स लेजिटिमेसी फ्रॉम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यानी वोट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत ही जो भी जनमत रहता है, पब्लिक जिसे चाहती है उसे इलेक्ट करके भेजती है, चाहे वह गधे हो घोड़े हो, और वो लोग जाके एक जगह पे बैठते हैं जिसका नाम रहता है पार्लियामेंट, और वहाँ पर जाके वो लोग हम लोग के लिए सारे नियम कानून बनाते हैं और उसी के तहत चलता है अपना ये देश। सबसे पहले देख लेते हैं प्रेसिडेंट। द यूनियन एग्जीक्यूटिव इज़ हेडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूटिव यानी जो एग्जीक्यूट करता हो। कौन एग्जीक्यूट करता है? गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करती है। पार्लियामेंट इज़ द लेजिस्लेचर, यहाँ पर कानून बनता है। कानून सही है या गलत है उसका फैसला होता है जुडिशरी में, वो अलग है, और एग्जीक्यूटिव एक अलग है। तो 3 पिलर हमें जानने को मिल गए। एक एग्जीक्यूटिव जिसे हम लोग वर्किंग गवर्नमेंट कहते हैं, कानून बनाने वाली लेजिस्लेटिव जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, और जुडिशरी कानून ठीक है या गलत है वो डिसाइड करने वाली अपनी जुडिशरी। तो 3 पिलर यहाँ से हम लोग को जानने को मिल गया। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के जितने भी डिसीजंस होते हैं, चाहे मान लीजिए कोई MOU साइन हुआ या कोई आगे जाके कोई एग्रीमेंट साइन होता है, तो सब किसी का ना किसी का तो यहाँ पर एक सिग्नेचर रहना चाहिए ना। जैसे हम लोग कभी भी कोई घर खरीदते हैं तो घर खरीदने टाइम वहाँ का जो घर का ओनर है उनका सिग्नेचर वहाँ पर रहता है। तो ठीक उसी तरह हमारा कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में किसका सिग्नेचर रहता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सिग्नेचर रहता है। आखिर किसी को ना किसी को तो किसी के नाम पे ही कोई चीज़ काम होगा, तो वो देश के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्ट्स इन द प्रेसिडेंट एंड इज एक्सरसाइज्ड बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ना केवल सारे डिसीजंस प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं, बल्कि उस डिसीजन के ऊपर में पास होने वाला जो भी एग्रीमेंट है या आगे डॉक्यूमेंट पेपर है, गैजेट नोटिफिकेशन है, वो सब भी प्रेसिडेंट के नाम पे ही लिए जाते हैं। और ये सारे काम कराने के लिए प्रेसिडेंट क्या करते हैं? बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, इन सबको को अपॉइंट करते हैं कौन? प्रेसिडेंट। हालांकि वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर जैसे कि लिखा है, प्राइम मिनिस्टर शुड कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो मान लीजिए ये प्रेसिडेंट है, तो आपको ये जो पहला 3 स्टेटमेंट है ये पढ़ के लग रहा होगा कि प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है
और वो सारे डिसीजन ले रहा है, सबको खुद ब खुद अपॉइंट कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कहा जाता है कि इट इज़ अ रबर स्टैम्प पोस्ट, कि वो बिल्कुल एक रबर स्टैम्प की जैसा है। एक्चुअल पावर, जो रियल पावर है, वो तो प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होल्ड करती है। एक्चुअली होता क्या है, इलेक्शन हुआ तो जो मेजॉरिटी होल्ड करता है उसे प्रेसिडेंट इनवाइट करते हैं नहीं, उसे तो करना ही पड़ेगा, प्रेसिडेंट को इनवाइट करना ही पड़ेगा। वो आदमी आता है, सरकार बनाता है अपनी, और वो आदमी जो आने के बाद और उसके ग्रुप ऑफ पीपल, जिसे हम लोग मिनिस्टर्स कहते हैं, वो लोग जो भी प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करते हैं, प्रेसिडेंट को उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो प्रेसिडेंट का अपना एज सच, अगर रियलिटी में देखें, इट इज़ अ पावरलेस पोस्ट, उसके पास कोई भी पावर नहीं रहती। एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन हिज नेम। ही शैल मेक रूल्स फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पर देखिए, जितने भी जगह पे मैं रेफरेंसेस प्रेसिडेंट के दे रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे सारे काम वो खुद ब खुद कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका कोई भी डिसीजन रियल नहीं होता, रियल डिसीजन होता है यहाँ पर सेकेंड और थर्ड में। कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। क्या लिखा है? रियल एग्जीक्यूटिव पावर वेस्ट्स विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। एक्चुअल में अगर कोई पावरफुल है तो वो है प्राइम मिनिस्टर एंड हिज गवर्नमेंट। द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड और रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के कहने पे ही सब चीज़ होती है। द मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये वाले पॉइंट पढ़िए, क्या लिखा है? द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट जब तक चाहे एक मिनिस्टर को मिनिस्टर रख सकता है और उसके बाद उसे निकाल के फेंक सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये तो सिर्फ कहने के लिए, वो उसे क्यों निकालने जाएगा जबकि प्रेसिडेंट को खुद ही जो उस टाइम की सरकार रहती है उसे अपॉइंट करती है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, यानी जो प्राइम मिनिस्टर है, पीएम है, और उसकी जो गैंग है, ग्रुप है, वो अगर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल अगर इस दुनिया में किसी को है, वो है आपकी लोकसभा को। क्यों? लोकसभा में अपनी रूलिंग गवर्नमेंट भी रहती है और अपोजिशन भी रहती है। तो रूलिंग गवर्नमेंट हमेशा उनका एक ऊपर में एक फोर्सफुल इफेक्ट रहता है कि इट इज़ आंसरेबल टू द अपोजिशन। अपोजिशन हर चीज़ में सवाल उठाएगी और उसके रिटर्न में रूलिंग गवर्नमेंट को उसका आंसर देना पड़ेगा। A minister who for any period of 6 consecutive months is not a member of either house of the parliament shall at the expiration of that period ceases to be a minister। यानी मान लीजिए जैसे कि अपने लोकसभा में एक सीट है, ठीक है, मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए, अभी मैं पीएम हूँ इस देश का, मुझे एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर चाहिए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर चाहिए। लेकिन मुझे पता है ये जितने भी लोग इलेक्ट होके आएंगे, ये सब गांव देहात या कोई ज़िला कहीं का नेता ही इलेक्ट होके आएगा, और ये सब इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, और ये मेरा काम जो मैं चाहता हूँ वैसा ये नहीं कर सकता। मुझे एक आईएएस या कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट चाहिए जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को बढ़िया से हैंडल कर सके। तो अब दिक्कत क्या है, ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है तो बहुत टैलेंटेड, दिमाग तो इसमें खूब सारा है, लेकिन इसको कोई नहीं पहचानता। ये अगर कैसे इलेक्शन में खड़ा भी हो जाता है, इसे कोई वोट नहीं देगा, भले ही इसके अंदर बहुत दिमाग है। तो इसमें लगाया जाता है ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा ट्रिक। क्या किया जाता है? मान लीजिए वाराणसी, अब आप सबको पता है वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, यानी बीजेपी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर होल्ड करती है। यानी उसे पता है कि वाराणसी से किसी को भी खड़ा कर दिया जाए, जीतेगा तो वो बीजेपी का कैंडिडेट है। तो वो क्या करती है, मान लीजिए ये जो एक्स पर्सन है, ये एक सीनियर आईएएस है, अब ये नौकरी छोड़ चुका है, मुझे इसे मिनिस्टर बनाना है, मैं लूँगा इसे वाराणसी कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा कर दूंगा। अब वाराणसी में कोई भी खड़ा हो जाए बीजेपी का कैंडिडेट, जीतना तो इसे ही है, तो ये जीत के तुरंत पहुंच जाता है लोकसभा। ठीक है, तो इस तरह से एक आदमी जिसे इलेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जनमत इसके साथ नहीं है, स्टिल इसे हम मिनिस्टर बना सकते हैं इस लूप होल के तहत।
ये हुई एक बात। अब दूसरी बात, मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हम लोग, एक आदमी है जो कि अभी प्रेजेंटली एक मिनिस्टर है, ठीक है, इसकी अभी सडन मान लीजिए डेथ हो जाती है, तो इसकी पोस्ट बिल्कुल खाली हो जाती है। खाली होने से यहाँ पर क्या होता है, बाई इलेक्शन होता है, वो ये सब आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बट मान लीजिए अभी मुझे तुरंत एक आदमी यहाँ पर चाहिए और एक आईएएस चाहिए, लेकिन अभी बाई इलेक्शन हर 6 महीने पे होती है, ठीक है, मुझे आज ही एक आदमी चाहिए, इसके जैसा एक और आईएएस ऑफिसर चाहिए रिटायर्ड। तो मैं क्या करूँगा, आज ही इसे, एक प्राइम मिनिस्टर चाहे तो अभी तुरंत इसको घर से उठाएगा, एक मिनिस्टर बना देगा। लेकिन आपको तो पता है बिना इलेक्शन के एक मिनिस्टर कैसे बन सकता है, तो उसके लिए ये नियम निकाला गया है जिसमें हम लोग एक आदमी को तुरंत मिनिस्टर बना सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन उसमें लागू होती है कि 6 महीने के अंदर उसे कहीं से भी, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कहीं का एक इलेक्शन उसे जीतना पड़ेगा। तो फिर से मैं क्या करूँगा, वही वाराणसी में उसे खड़ा कर दूंगा, वो 6 महीने के अंदर फिर से जीत जाएगा, ठीक है। तो तुरंत भी आप रातों रात क्या 1 सेकंड के अंदर कोई भी मिनिस्टर बन सकता है, अगर प्राइम मिनिस्टर और उसकी सरकार चाहे। उसके बाद आता है प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर के साथ मान लीजिए 10 आदमी थे, ठीक है, टोटल ऐसे करके 10 आदमी थे। कितना हुआ, 4 5 6 7 8 9 10 आदमी थे। 10 में से मान लीजिए ये सब मिनिस्टर बनते हैं। मान लीजिए ये हुआ फाइनेंस मिनिस्टर, ये हुआ होम मिनिस्टर, ये हुआ आपका एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ये हो जाता है आपकी हेल्थ मिनिस्टर, ये हो जाता है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, और उसके बाद ये सिविल एविएशन मिनिस्टर हो जाता है, कल्चर टूरिज्म मिनिस्टर हो जाता है, एनवायरनमेंट मिनिस्टर हो जाता है, डॉट डॉट बहुत सारे मिनिस्टर है। अब इसमें से ये जो 5 है, पहले 5, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है कंपेयर टू कल्चर टूरिज्म। ये सब के सामने फाइनेंस, होम और ये एक्सटर्नल अफेयर्स, हेल्थ, एग्रीकल्चर, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स है एज कंपेयर टू द रेस्ट। तो प्राइम मिनिस्टर प्लस दिस इंपॉर्टेंट सेट ऑफ मिनिस्टर को ही कहा जाता है कैबिनेट मिनिस्टर, यानी बाकी लोग भी मिनिस्टर है लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर बीइंग द हेड यानी प्राइमस इंटर पैरिस, फर्स्ट अमॉन्ग द इक्वल्स। उसकी एक गैंग है, प्राइम मिनिस्टर उसी गैंग का एक मेंबर है, बस वो थोड़ा सा ऊपर है। फॉर्म्स एंड कंट्रोल्स द एजेंडा ऑफ द वर्क ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेगा, ये प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स कैबिनेट, वो 5-6 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स डिसाइड करते हैं। कैबिनेट डिनोट्स अ स्मॉलर बॉडी कंप्राइजिंग ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज सच एज फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री एक्सेट्रा। Prime Minister when chooses a very small number of ministers from the cabinet। अभी आपको मैंने क्या बताया, प्राइम मिनिस्टर प्लस ये 5-6 इंपॉर्टेंट मंत्री को हम लोग कहा जाता है कैबिनेट। अब उनमें से भी मान लीजिए 1-2, जैसे कि फाइनेंस और होम मिनिस्ट्री, अगर इन दोनों का एक झुंड बना जाए, इसे कहते हैं किचन कैबिनेट, यानी कैबिनेट के अंदर और एक कैबिनेट, उसका कहते हैं इनर या किचन कैबिनेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होता है, अब मान लीजिए टोटल मेरे पार्टी से 200 विधायक चुन के जाते हैं, तो अब ये जो 200 है, तो 200 में से मैं कितने ही मंत्रालय दे दूंगा, फाइनेंस, होम, डिफेंस, ये सब में एक एक लगा दिया। उसके और बाकी जो मिनिस्टर्स चुन के आते हैं उन सबको मैं क्या करूँगा, इनके अंडर लगवा दूंगा, और इनको नाम दिया जाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये होते हैं यूनियन मिनिस्टर, ये होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। फिर जो चेले चमचे छोटे छोटे मिनिस्टर्स बच जाते हैं उनको इनके नीचे लगवा दूंगा, और इनको नाम दे दूंगा डेप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है। तो मिनिस्ट्री में भी 3 तरीके के मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, छोटे, बड़े और सबसे बड़े। लेकिन एक्चुअल काम अगर कहीं पर होता है वो होता है कैबिनेट कमिटीज़ में। ये नेता विधायक लोग क्या अनएजुकेटेड रहते हैं, इन्हें कुछ भी नहीं पता है, तो ये गधों की फौज। ऑफन द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट इज़ वेरी लार्ज एंड देयरफॉर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर इट टू मीट वेरी फ्रिक्वेंटली एंड एक्सटेंसिवली डील विथ ईच स्पेसिफिक इशू। ये सबको कुछ नहीं पता है, ये खाली भीड़ है, झुंड है। एक्चुअल अगर काम होता है तो वो सब IAS, IPS, IFS सब मिलके करते हैं। तो और ये जो है इनको ही कहा जाता है स्पेशल कमिटीज़। इनके हेड सब क्या रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं।
तो कुल अभी देश में 8 कैबिनेट कमिटीज़ हैं, जिसमें से सिर्फ अगर 2 को छोड़ दिया जाए, जो कि है पार्लियामेंट्री अफेयर्स और कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, बाकी 6 के 6 कौन हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। द कैबिनेट कमिटीज एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, गधों के बिहाफ में काम करती है। कैबिनेट कमिटीज डिसीजंस आर डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट। क्यों? कैबिनेट कमेटी जो भी डिसीजन लेती है उसे सरकार का डिसीजन माना जाता है। क्यों? अरे भाई, सरकार ने ही तो इन्हें काम पे लगाया था। अब मुझे आपने एक काम दिया, मैंने वो काम में बताया कि भाई ऐसे ऐसे करो, तो फिर आप बोलोगे कि नहीं नहीं ये ऐसे ऐसे नहीं करूँगा। आपको नहीं पता था इसलिए तो मुझे काम दिया गया। द मोदी गवर्नमेंट हैज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड 6 कैबिनेट कमिटीज़ वाइल 2 न्यू कमिटीज़। अच्छा, मोदी सरकार के द्वारा 2 नई कैबिनेट कमेटी बनाई गई थी। पहले 6 थे, मोदी सरकार ने और 2 बना दी, तो इसलिए अभी प्रेजेंटली 8 हो जाता है। कौन सी जो 2 नई बनी है वो कौन कौन सी है? कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ एंड कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। ये 2 नई कैबिनेट कमेटी है, बाकी 6 पहले भी थी और अभी भी है। इसे ज़रा सा मिटा देते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर कैबिनेट कमेटी अपना हो जाता है। उसके बाद आता है सेक्रेटेरिएट। अब बाकी जो भी इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स बच जाते हैं, IAS IPS, उन्हें हम लोग, जैसे कि आप लोग अगर CGL में आपका सिलेक्शन हुआ तो आप क्या बनोगे? ASO इन CSS, सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो रहती है, तो वहाँ पर आपकी नौकरी लगेगी। वहाँ पर जब आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर भी बहुत सारे हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं। लॉर्ड विलिंगटन के टाइम से ही 1935 से ये डिसीजन लिया गया था कि भाई एक सेक्रेटेरिएट रहना चाहिए जो कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी, ये सबको हेल्प करे, राइट हैंड के हिसाब से काम करे। तो इसीलिए सेक्रेटेरिएट में बहुत सारे सेक्रेटरी बैठे रहते हैं। सबसे ऊपर रहता है मान लीजिए चीफ सेक्रेटरी, या जिसे हम लोग सेंट्रल सेक्रेटरी कहते हैं। उसके नीचे रहता है आपका जो एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी। तो बहुत सारे पोस्ट रहते हैं, तो उनमें रियल काम होता है। द कैबिनेट सेक्रेटरीट फंक्शंस अंडर द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, बट एडमिनिस्ट्रेटिव अगर हेड उसे बोला जाए तो कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि देश का सबसे बड़ा IAS ऑफिसर होता है। और प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट, प्राइम मिनिस्टर क्या खाएंगे, कौन से बाथरूम में जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर आज क्या पीना पसंद करेंगे, वो सब प्राइम मिनिस्टर का कौन देखता है? प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हैंडल करता है। ठीक है, तो बस यही 2-4 विंग्स थे जिन्हें हमने पढ़ना था। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट में पढ़ा, बिल्कुल उसका डुप्लीकेट कहाँ पर है? स्टेट में है। सेंटर में प्रेसिडेंट था तो यहाँ पर गवर्नर होगा, सेंटर में PM था तो यहाँ पर CM होगा। उसकी भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, इस गधे की भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। उसकी भी एक सेक्रेटरीट थी, इसकी भी एक सेक्रेटरीट होती है। ठीक है, तो इन्हें एक बार देख लेते हैं। बस पढ़ना तो खत्म हो गया, ये पर खत्म हो गया, थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा जान लेता है। ठीक है, क्यों ना, गवर्नर अपने में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो कि आने वाले क्लासेस में हम लोग कवर करेंगे। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड एंड टेकन इन द नेम ऑफ द गवर्नर। जैसा हर बिल सेंटर में प्रेसिडेंट के नाम पे फाड़ा जाता था, वैसा हर बिल स्टेट में गवर्नर के नाम पे फाड़ा जाएगा। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल आइदर बी डायरेक्टली एक्सरसाइज, वही सब लिखा है। और ये 5 साल के लिए अपॉइंट होता है। द स्टेट कैन ऑल्सो बी साइमन, हाँ ये वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन ऑल्सो बी साइमल्टेनियसली अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ अदर स्टेट्स। यानी आपको ये तो पता होगा कि भाई गवर्नर को डायरेक्ट प्रेसिडेंट नॉमिनेट करके भेजता है, इसकी कोई इलेक्शन नहीं होती, ये डायरेक्ट नॉमिनेशन के तहत ही आ जाता है। बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखी है द गवर्नर ऑफ ए स्टेट कैन ऑल्सो बी साइमल्टेनियसली अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ अदर स्टेट्स। यानी दूसरे राज्य के राज्यपाल भी उस पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अपॉइंट कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसे किसने अपॉइंट किया था? इसे तो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया था। तो इनडायरेक्टली ये प्रेसिडेंट का क्या है? दूत है, एक टाइप का उसका रिप्रेजेंटेटिव है। तो जब प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं रहते तो इससे वो डिसीजन बताया जाता है, तो ये उस डिसीजन को पास करके दूसरे राज्य का गवर्नर को अपॉइंट कर देता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों ना एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग बोलोगे कि नहीं 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 ये तो सिर्फ प्रेसिडेंट ही सिलेक्ट करता है, तो आप उसे रॉन्ग मार दोगे, जबकि नहीं, वो दूसरे गवर्नर भी गवर्नर को नॉमिनेट कर सकता है।
ही ऑल्सो एक्ट्स ऑन हिज डिस्क्रिशन इन सम सर्कमस्टेंसेज। जैसे कि आपको पता है सेंटर में प्रेसिडेंट एक रबर स्टैम्प था, वैसे राज्य में गवर्नर भी एक रबर स्टैम्प होता है, बट एक्चुअल में गवर्नर की स्थिति प्रेसिडेंट से ज़्यादा अच्छी है। क्यों? इसकी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर रहता है, जैसे कि इन द केस ऑफ रिपोर्टिंग टू द प्रेसिडेंट अबाउट द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। आगे जाके हम लोग जब पढ़ेंगे इमरजेंसी, तो उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 में लिखा है फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट, यानी जब भी गवर्नर को लगेगा इस राज्य का जो सीएम है और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है अपने मनमानी से काम कर रहे, नियम कानून फॉलो नहीं कर रहे, तो वो प्रेसिडेंट को एक खत भेजेगा, प्रेसिडेंट उसे अपनी पीएम और उसकी गैंग को भेजेगी, और उसके बाद लग जाएगा इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी लगने, यानी प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा और वो राज्य सीज हो जाएगा, उसकी गवर्नमेंट मिटा दी जाएगी। ठीक है, तो उसमें इसका थोड़ा क्या, इसके पास थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन रहता है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर इन द केस ऑफ हंग मैंडेट, यानी मान लीजिए 3 पार्टी खड़ी हुई थी, इसको भी 30 वोट मिले हैं, इसको भी 30 वोट मिले हैं, इसको भी 30 वोट मिले हैं, तो अब कोई किसके साथ मिलना भी नहीं चाहता है, तो इस वाले केस में किसको सीएम बनाया जाए ये भी गवर्नर ही डिसाइड करता है। तो इसके पास कुछ कुछ एक्स्ट्रा पावर्स रहती है जो कि प्रेसिडेंट के पास भी नहीं रहती है। तो आई थिंक गवर्नर इज मच बेटर देन द प्रेसिडेंट। द डिसीजन टेकन बाय द गवर्नर इन डिस्क्रिशन इज फाइनल एंड ऑल्सो इट इज़ द गवर्नर्स प्रीरोगेटिव। प्रीरोगेटिव वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है? प्रीरोगेटिव यानी वंस ओन राइट, मेरे कुछ अपने हक है मेरी ज़िंदगी पे, तो उसे प्रीरोगेटिव कहते हैं। टू डिसाइड वेदर द मैटर फॉल्स इन हिज डिस्क्रिशन और नॉट, यानी बोलने का मतलब है 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नर खुद से कर सकता है। जैसे सेंटर में उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, चीफ मिनिस्टर की उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहती है, जिसमें उसमें पीएम रहता है, यहाँ पर वैसा सीएम रहता है। सीएम क्या, स्टेट गवर्नमेंट का हेड रहता है, वाइल गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट, चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड पॉजेसेस द रियल एग्जीक्यूटिव पावर। एक्चुअल पावर तो पीएम सीएम जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल है वो लोग ही होल्ड करते हैं। द मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, वही फालतू चीज़, झूठा मोटा चीज़ कि गवर्नर के चाहने पे सब रहते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं रहता। गवर्नर को अगर सीएम या पीएम बोले कि उस मिनिस्टर को हटा दो तो वो उसे हटा देता है। जैसे उसकी सेक्रेटरी रहते हैं, इसकी भी सेक्रेटरी रहती है, ठीक है। तो वैसे जैसे सेंटर में चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर की क्या रहती है, यहाँ पर भी एक सेक्रेटरी रहता है जिसे हम लोग चीफ सेक्रेटरी कहते हैं। वहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरी, यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी। यूनियन गवर्नमेंट जान लिया, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख लिया। स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख लिया। अब थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं। उसके बाद भी आती है म्यूनसिपलिटी, आती है म्यूनसिपलिटी के बाद पंचायत आती है, जिला परिषद आती है, बट ये सब अभी हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि ना पंचायत और म्यूनसिपलिटी अभी आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, तो वो सब आने वाले क्लासेस में हम लोग देखेंगे। आप थोड़ा सा खाली डीएम के बारे में जान लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ही इज़ द हेड ऑफ द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ही इज़ ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड एक्विजिशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। ज़मीन, जायदाद, रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर में आता है। बहुत लोग पूछते हैं आईपीएस बड़ा है या आईएएस बड़ा है, उसके आंसर ये वाले स्टेटमेंट में लिखी हुई है। द एसपी क्या नहीं, आईपीएस ऑफिसर। द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इज इन चार्ज ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट। एंटायर पुलिस डिपार्टमेंट एक राज्य का, एक स्टेट का एसपी के अंडर में आता है, ठीक है। बट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज़ द ऑपरेशनल कंट्रोल ओवर द पुलिस फोर्स। आईपीएस के अंडर में सारे थाना आता है, लेकिन आईपीएस खुद आईएएस के अंडर में आता है, तो इनडायरेक्टली क्या, आईएएस ही सबसे बड़ा रहता है। द डीएम इज एम्पावर्ड टू इम्पोज सेक्शन 144, जो कि कोविड के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा पता होगा, धारा 144 लग जाती है तो कर्फ्यू लग जाता है। ही एक्ट्स एज द, अब यही आदमी ये रूप बदल लेता है। सेंसस के टाइम में ये बन जाता है, जैसे कि अभी आपको पता है 2026-27 क्या भारत का पहला, जो दुनिया का पहला क्या डिजिटल सेंसस हो रहा है। तो अभी सेंसस हुआ है, अब सेंसस हुआ है तो यही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या बन जाता है सेंसस के टाइम में, डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर। और यही इलेक्शन के टाइम में क्या बन जाता है, चीफ रिटर्निंग ऑफिसर। तो डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर, चीफ रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, ये सब एक ही आदमी है।
वो काम देख के आदमी का रूप बदलता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होती है। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। विथ टाइम ये वाली जस्ट मैंने यहाँ पर थोड़ी सी देखने के लिए लगा दी है। एक्चुअल में तो सारे आर्टिकल सबको याद ही करने पड़ेंगे। जैसे कि आर्टिकल 52, अभी मान लीजिए कोई आपको पूछ देगा कि चलो बताओ कि आर्टिकल 72 क्या है, तो आपको पता रहना चाहिए पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, जो क्षमा दी जाती है प्रेसिडेंट की तरफ से। तो ये वाले हम लोग प्रेसिडेंट के चैप्टर में कवर करेंगे, एक एक आर्टिकल अच्छे से देखेंगे। बस यहाँ पर ओवरव्यू, इसलिए मैं डेली टारगेट सबको देता रहता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में कि भाई ये वाली आर्टिकल आज 2 आर्टिकल याद कर लो, कल 3 आर्टिकल याद कर लो, ताकि जब मैं पढ़ाऊँ तो आपको कनेक्ट कर सकूँ। अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है प्राइम मिनिस्टर शुड कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये खुद एक आर्टिकल है। अब मान लीजिए यहाँ पर लिखा है द यूनियन एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 52 है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं पता लगेगा जब, क्यों ना आपने आर्टिकल 52 कभी पढ़ा ही नहीं है, तो आपको आते हुए भी आपको आर्टिकल 52 नहीं आएगा। उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पर लिखा है ना, रुकिए एक मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, कहाँ गई, एक्सप्रेस्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करता है, ये वाले देखिए, ये वाले फॉर एग्जांपल देख लीजिए, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, यहाँ पर लिखा है ना, तो ये आर्टिकल 75 है। अब मान लीजिए और एक दिखा देता हूँ कि यहाँ पर गवर्नर कहाँ गया, कैबिनेट हुआ, यहाँ पर एक लिखा था ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ फॉर द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये सब आर्टिकल 76, 77 ऐसे बहुत सारे आर्टिकल है। तो आपको आते हुए भी आपको ये सब कुछ भी नहीं आएगा अगर आप आर्टिकल कभी पढ़े ही नहीं होंगे। इसलिए मैं आपको डेली टारगेट्स देता हूँ जिसमें आप सारे आर्टिकल्स याद करते हैं। वो सब धीरे धीरे आपको पढ़ना पड़ेगा, आप खुद से याद कीजिए, और हर चैप्टर में, प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में वो सब मैं रिवाइज करवा दूंगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाय।